हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृष्टि साइंस। तो आज हम DSSB TGT नेचुरल साइंस के जो क्वेश्चन हैं मेल एंड फीमेल शिफ्ट के, तो उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे काफ़ी सारे सोल्ड पेपर हैं हमारे पास इस PDF में। तो सबसे पहले 2021 में जो DSSB एग्ज़ाम हुआ था TGT नेचुरल साइंस फीमेल का, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखो उसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं और ओनली साइंस जो पोर्शन है उसी के ही क्वेश्चन हैं, और ये भी बताया हुआ है कि ये कौन सा पेपर है और इसके हम साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, द वेव्स विद फ्रीक्वेंसी बिलो द ऑडिबल रेंज इज़ कॉल्ड। जिसकी ऑडिबल रेंज से बिलो फ्रीक्वेंसी है उस वेव को हम क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक वाइब्रेशंस बोलते हैं। इंफ्रासोनिक वाइब्रेशन और स्ट्रेस वेव आर द वेव इन द इलास्टिक मीडिया having a frequency below those the sound wave that can be detected by human ear। तो जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है 20 हर्ट्ज से नीचे की होती है उनको इंफ्रासोनिक वेव्स कहते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 से ज़्यादा की होती है उनको अल्ट्रासोनिक वेव्स बोलते हैं, ठीक है। और जो ह्यूमन के लिए ऑडिबल रेंज होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो रेंज है वो ऑडिबल रेंज होती है ह्यूमन बींग्स के लिए। हाइपर साउंड समटाइम कॉल्ड प्रेटियस साउंड्स और माइक्रो साउंड्स इज साउंड वेव ऑफ द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर दैन 10⁻13 हर्ट्ज। तो जिनकी फ्रीक्वेंसी 10⁻13 से ज़्यादा है उनको हाइपर साउंड बोलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज़ यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन द इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर जो फोर्स है उसको हमें डिटरमाइन करना है, तो उसके डायरेक्शन को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो फ्लेमिंग्स लेफ़्ट हैंड रूल से हम उसको डिटरमाइन करते हैं। फ्लेमिंग लेफ़्ट हैंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम हमारे लेफ़्ट हैंड के थंब को और दो जो फिंगर्स हैं इनको हम परपेंडिकुलरली एक दूसरे के ऊपर करते हैं तो F जो है वो फोर्स को डिटरमाइन करेगा, यहाँ पे F फोर्स को दर्शाएगा। और उसके बाद जो लाइन है वो लाइन ऑफ फ्लक्स को, जो सेकंड हमारी फिंगर है ये लाइन ऑफ फ्लक्स को शो करेगी, और जो हमारा थंब है वो करंट को शो करेगा। तो ये हमारा फ्लेमिंग लेफ़्ट हैंड रूल है, और इससे हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर की जो डायरेक्शंस हैं उनको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ए राइफल हैविंग मास 8 किलोग्राम फायर ए बुलेट एट द स्पीड ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे 300 मीटर पर सेकेंड है और 8 किलोग्राम उसका वेट है राइफल का, और राइफल रिकॉइल्स विद ए वेलोसिटी 1.5 मीटर पर सेकेंड देन द फाइंड द मास ऑफ द बुलेट। और जो बुलेट उसमें से निकलती है उसकी स्पीड 1.5 मीटर पर सेकेंड है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसका मास डिटरमाइन करना है। तो यहाँ पे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को यूज़ करेंगे कि पहले जो लीनियर मोमेंटम था और बाद का जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखो राइफल का मास गुणा राइफल की जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर होगी, मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो यहाँ पे मास ऑफ बुलेट हमें निकालना है, तो 8000, क्योंकि 8 किलोग्राम को हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, इंटू 1.5 क्या है राइफल की वेलोसिटी है, और डिवाइड में हम क्या करेंगे, जो हमारी बुलेट है उसकी वेलोसिटी 300 हो जाएगी, ठीक है। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 40 ग्राम जो है हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ़ वी हैंग ए बार मैग्नेट विद ए स्ट्रिंग देन इट विल ऑलवेज रेस्ट इन द डायरेक्शन। अगर हम एक किसी भी बार मैग्नेट को हैंग करते हैं तो वो कहाँ पे स्टॉप होती है, ऑलवेज डायरेक्शन उसकी क्या होगी, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन उसकी होगी, क्योंकि एक फ्रीली सस्पेंडेड जो बार मैग्नेट होती है विल ऑलवेज रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ लाइज इन द जियोग्राफिकल साउथ डायरेक्शन। तो मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होगा वो जियोग्राफिकली अगर हम देखें तो अर्थ के साउथ पोल की तरफ होगा, और जो साउथ पोल है वो अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट ऑफ 1.0 एम्पियर इज ड्राउन बाय ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 4th पार्ट ऑफ एन आवर, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो द सर्किट। तो यहाँ पे देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है, जो चार्ज होता है वो करंट इनटू टाइम के बराबर होता है, और यहाँ पे करंट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 एम्पियर है, और अगर टाइम की बात करें तो इसको हम सेकंड में लेंगे तो 1 घंटे में क्या हो जाएगी,
60 मिनट हो जाएंगे, ठीक है। और 60 मिनट में अगर हमें 1/4 पार्ट करना है तो 15 मिनट हो जाएंगी, और 15 मिनट में अगर हम बात करें तो 900 सेकंड हो जाएंगी। तो 1 को अगर हम 900 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 कूलम जो है ये हमारे चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, इनमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू है? तो द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर लेस इन द लिक्विड एज कम्पेयर टू सॉलिड। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारे ट्रू स्टेटमेंट है, लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड। द शेप ऑफ द लिक्विड कैन बी इजिली चेंज्ड, तो ये भी क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ लिक्विड कैन बी इजिली चेंज, तो वॉल्यूम को हम चेंज नहीं कर सकते, लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, उसका फिक्स होता है, शेप उसकी चेंज हो जाती है। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट नहीं है। फोर्थ ऑप्शन, वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ लिक्विड इज नॉट सो ईजी टू चेंज, तो ये भी हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर बी, जिसमें 1, 2 और 4th स्टेटमेंट जो हैं ट्रू हैं, बाकी थर्ड स्टेटमेंट है इनकरेक्ट है। तो ये जो है 9th क्लास की बुक में हमें सॉलिड, लिक्विड, गैस इन सभी की कैरेक्टरिस्टिक वहाँ पे बताई हुई हैं, तो उसमें से दिया गया है। 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ प्रिंसिपल हैव बीन अप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट। जो हाइड्रोलिक वर्ड आ जाएगा वहाँ पे पास्कल लॉ ही यूज़ होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है उसमें कौन से लॉ का या प्रिंसिपल का यूज़ किया है? तो यहाँ पे पास्कल लॉ का यूज़ किया गया है। पास्कल लॉ क्या कहता है? हैज़ बीन अप्लाइड टू फॉर्म द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट टू यूज टू raise the heavy loads. Pascal law is principle in the fluid mechanics given by the Blaise Pascal that states the pressure change at any point in confined incompressible fluid is transmitted throughout the fluid such as the same change occur everywhere. तो ये पास्कल लॉ की डेफिनेशन है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, इनमें से कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो देखो यहाँ पे बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, लेकिन जो सी स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है। सी स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, देखो, डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिक मोटर दैट वर्क ऑन डीसी आर स्ट्रोंगर देन दोज ऑफ यूज इन एसी। एसी क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट, और डीसी क्या होता है, डायरेक्ट करंट। तो जो भी हम यूज़ करते हैं एसी में वो हमारे स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि ट्रांसमीटर जैसे कि ट्रांसपोर्ट होता है, तो ट्रांसपोर्ट में एसी यूज होता है। और जो हमारे घरों में हम यूज़ करते हैं, हमारे रेफ्रिजरेटर, बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट के लिए, तो वो एसी होता है। तो एसी के लिए जो यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रोंगर होते हैं एज कम्पेयर टू डीसी। तो यहाँ पे सी स्टेटमेंट इसने इनकरेक्ट लिखी हुई है। 9th क्वेश्चन क्या है, वेव ऑफ द वेवलेंथ 0.50 सेंटीमीटर इज प्रोड्यूस्ड इन एयर एंड इट ट्रैवल एट ए स्पीड ऑफ 250 मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड। तो इस साउंड की जो है फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये हमें यहाँ पे बतानी है। तो देखो, ये फॉर्मूला है कि वेलोसिटी क्या होती है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ के बराबर होती है। तो फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो वेलोसिटी अपॉन में वेवलेंथ आ जाएगा। वेलोसिटी 250 है और वेवलेंथ 0.50 इंटू 10⁻⁻², क्योंकि ये सेंटीमीटर में दी हुई है और इसको हमें कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे इसको कैंसिल आउट करेंगे, टोटल कितना आ जाएगा, इसको सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया है वेवलेंथ को, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, 50,000 हर्ट्ज जो है ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इफ़ ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन इट इज़ एट रेस्ट। कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती तो वो रेस्ट की पोजीशन पे है। तो ये न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, पहली स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड क्या है, देयर इज़ नो मीनिंग ऑफ द रेस्ट ऑफ मोशन विदाउट द वीवर। तो रेस्ट और मोशन का कोई मीनिंग ही नहीं है अगर कोई वीवर वहाँ पे नहीं है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, ट्रू स्टेटमेंट हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट और मोशन कैन बी एक्सप्लेन बाय एन एग्जाम्पल। इसने एक एग्जाम्पल लिया है, राम का एग्जाम्पल लिया है कि अगर राम क्या है, किसी भी मूविंग ट्रेन के अंदर है तो वो क्या होगा कि जो आउटसाइड स्टैंडिंग जो पर्सन है ट्रेन के अंदर, वो उसको क्या करेगा, एज द ट्रेन मूव्स हिज पोजीशन चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू मैन आउटसाइड। तो बाहर जो आदमी खड़ा है उसके रिस्पेक्ट में ट्रेन क्या करती है, अपने पोजीशन को चेंज करती है। तो हेयर द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज मैन सिटिंग आउटसाइड। तो वहाँ पे
पॉइंट ऑफ रेफरेंस है वो क्या है, मैन सिटिंग आउटसाइड, उसके रिस्पेक्ट में वो ट्रेन क्या कर रही है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, तो उसको हम मोशन में बोलेंगे। तो राम इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू, लेकिन राम जो ट्रेन के अंदर खड़ा है वो ट्रेन के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट की पोजीशन पे है, क्योंकि वो उसके साथ साथ ही मूव्स कर रहा है, तो वो जहाँ पे है उसके रिस्पेक्ट में ट्रेन की पोजीशन वहीं है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, ट्रू है। तो अभी हम यहाँ इसमें 10 क्वेश्चंस को ही डिस्कस करते हैं, बाकी का क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।